नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आंसर। ये प्रीवियस ईयर्स के वो प्रश्न हैं जो रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए पहली बार देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप गलत ना कर पाएँ और आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित में से किसके किनारे प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यह प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा घग्घर और हाकरा नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घग्घर और हाकरा नदी के किनारे सबसे अधिक संकेंद्रण प्राप्त होता है, मतलब स्थान सबसे ज़्यादा इन्हीं नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्न में से किसकी रचना है? अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन इनमें से किसकी रचना है? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन यह रोमिला थापर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? क्वेश्चन है, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर डाला था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उस शासक का नाम था परमार वंश का शासक सियक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमार वंश का शासक सियक 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू वह केंद्र है, वह स्थान है जहां पर शैव संप्रदाय का शिक्षा केंद्र नहीं था। बाकी कश्मीर, श्रृंगेरी और मदुरई में यह केंद्र स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित किया जाता है, इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे की मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा सांस्कृतिक काल से संबद्ध किया जाता है, इनमें से किस स्थान से वह प्राप्त हुआ है? तो वह तांबे की मूर्तियों का एक निधान जो है यह दायमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर दायमाबाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण कहलाता था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वह किस अंग का आभूषण कहलाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में संबंधित निष्क जो आभूषण था वह गले का आभूषण होता था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबद्ध है वह कौन सा है? क्वेश्चन है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्राप्त प्रायः 30 मोहरों का जो जिक्र हमेशा मिलता है, वो 30 मोहरें जिस सिंधु नगर से संबंधित है वह नगर कौन सा है? तो वो 30 मोहरें जो है लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी लोथल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था? अशोक के बारे में यह किस अभिलेख में लिखा है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अशोक का वह अभिलेख कौन सा है? तो लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ किए थे, तो वह अभिलेख है रुम्मिनदेई अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? इनमें से वह वैज्ञानिक कौन है जिसे 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1917 में नाइट की उपाधि प्राप्त हुई थी जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक थे जिन्हें 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध जो है यह 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों को इनमें से कौन से प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी के लोगों को यहाँ पर केस, रंग रोगन, खिजाब जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों को केश, रंग रोगन या खिजाब जिसे हम कहते हैं, इस श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी, बालों को रंगने की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? इनमें से कौन से उपनिषद में मृत्यु संबंधित चर्चा की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मृत्यु संबंधित चर्चा जो है कठोपनिषद में करी गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र वह उपनिषद है, वह ग्रंथ है जिसमें जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य था या सत्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल के समय में जो कर लिया जाता था, तो कराधान से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन नंबर सी, केवल क्षत्रियों पर कर का भार था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, यह कराधान संबंधित विचार जो है इस क्वेश्चन के लिए सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो है सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अवंती वर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए, अवंती वर्मन ने कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? हड़प्पा कालीन लोग जो थे इनमें से किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो हड़प्पा के समय के लोग जो हैं हर जगह से, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऊपर सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, ऊपर सभी जगह के लोगों से समृद्ध व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा है? फारसी भाषा में जफरनामा इनमें से किस सिख गुरु ने लिखा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। प्रश्न का सही उत्तर है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इनमें से कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अवध। अवध के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? इनमें से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर राजा इनमें से थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था?
पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था? पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूना पैक्ट जो है यह दलित वर्ग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है यह की गई थी सन 2007 में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? भारत के वह क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस जी। प्रश्न का सही उत्तर है भारत के वे क्रांतिकारी थे जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष जो है यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? इनमें से कौन सा आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप इनमें से पाली रूप है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है पाली प्राचीन देवनागरी लिपि का प्राचीन आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली जो धातु थी वह कांसा थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र कौन से शासक ने पहली बार जीता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो है यह पहली बार जीते थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तमिलों के सबसे प्राचीनतम देवता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कृष्ण, शिव, मुरुगन और मरियम्मा देवी। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तमिलों के सबसे प्राचीनतम देव जो है यह मुरुगन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिखरे हुए अस्थि कंकाल। इससे हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैनिक आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ पर राजतंत्र था? प्राचीन भारत में इनमें से कहाँ पर राजतंत्र था? तो ऑप्शन है कौशाम्बी, मगध, कौशल या उपरोक्त सभी। तो आप जानते ही हैं, तो प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी जगह, इन तीनों ही जगह राज शासन था। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? संगम काल में विदेश व्यापार जो विकसित हुआ था उसको विकसित होने के लिए सर्वाधिक कारक इनमें से कौन सा ऑप्शन माना जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो और डी ऑप्शन ये रहा आपके सामने, यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना, और बाकी ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेशों से सीधा व्यापारिक मार्ग होना संगम काल में विदेशों के व्यापार विकसित होने का महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा वे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन हुआ करते थे। हड़प्पा की सभ्यता के जो बर्तन होते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगर से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है?
हड़प्पा के लोग जो अपने नगरों से पलायन कर रहे थे, इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण हो सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जलीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलीय परिवर्तन। वह युक्ति संगत कारण है जिससे हड़प्पा के लोगों ने अपने नगरों से पलायन किया होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा करता था? तो मगध के अजातशत्रु का सदैव वैशाली, ऑप्शन नंबर ए, वैशाली राज्य या गणराज्य के साथ युद्ध रहा करता था। ऑप्शन नंबर वैशाली प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौंदरानंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौंदरानंद जो है यह अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। संगम काल की तीन प्रमुख शक्तियां चोल, चेर और पांड्य, ये संगम कालीन की प्रमुख तीन शक्तियां हैं। चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संगम काल के समय की ये तीन शक्तियां थीं, इनके संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संघर्ष का मुख्य कारण था उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन विशेषता जो आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है कि यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निम्नलिखित में से या निर्मित विशाल स्नानागार को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो जो बने थे मोहनजोदड़ो में, दुर्ग में जो विशाल स्नानागार बने थे, इसको किसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम अनावृष्टि अथवा अन्य किसी आपातकालीन में उपयोग किए जाने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शासन की बात करें तो नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है, संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध राजवंश कौन सा था जिससे था वह? तो करिकाल जो है चोल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्य फसलें कौन थी? मतलब जिस पर वो कृषि करते थे, जिन फसलों की वो उगा ही ज़्यादा करते थे। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्य फसलें जो थीं वो थीं गेहूं, जौ और सरसों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे, कारण क्या है? तो विशाल अन्नागार होने का मुख्य कारण हड़प्पा कालीन सभ्यता में ये जो था वह क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी ऑप्शन में क्या है? करों का भुगतान उपज या जिन्स के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्नागार एक प्रकार के सार्वजनिक कोष हुआ करते थे। गांवों के अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था। खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन से किया जाता था। इसी कारण से अन्नागार उपस्थित हुआ करते थे। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी, भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी इसीलिए सिकंदर सफल हो पाया। तो सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कमी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे, यह मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था। बाकी तीन कारण मौर्य वंश के पतन के कारण से संबंधित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संगम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो संगम
प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य नार ने की थी, ये भी सही है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्य नार और तोलक्कपियम की ने बारी बारी की थी, बिल्कुल सही है। तृतीय संगम की स्थापना नक्कीरर ने की थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संगम के संबंध में। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ पर होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह लोथल स्थान पर होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थी सीरीज़ क्वेश्चंस जीके की। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्लास रोज होती है, आपको पर डे आना है। अभी और क्वेश्चंस मिलेंगे, बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से वो प्रश्न आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोस अपडेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरेनस, नेपच्यून, बुध और मंगल। तो इनमें से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी, मतलब जो सूर्य से जितनी ज़्यादा दूर वो उतना ज़्यादा ठंडा। तो यूरेनस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरेनस सौर मंडल का वह ग्रह है जो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह उपकरण कौन सा है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ, माफ़ करिएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इनमें से कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया बंदरगाह है हल्दिया पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कच्चा थीवू द्वीप उस द्वीप का नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी, यानी कि राज्य के रूप में वह सामने आया था? तो मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी 21 जनवरी 1972 को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन B10। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B10। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होती है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड नाम के रसायन का प्रयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है,
नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ा का चयन करना है। तो यहाँ पर भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं, तो आपको इनमें से बेमेल जोड़ी का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ना कि लखनऊ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवारती और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। लखनऊ की जगह भोपाल होगा। पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करके की जाती है? तो पृथ्वी की आयु की गणना जो है यहाँ पर समस्थानिक में कार्बन के समस्थानिक के रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा वायसराय भारतीय रेलवे का जनक कहलाता है? तो लॉर्ड डलहौजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो चिली देश की मुद्रा का नाम पीसो है, पैसो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा HP ब्लोवात्स्की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? राइट आंसर क्या है? तो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। निम्न में से कौन से तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद रहते हैं? तो हवा में प्रमुख अनुपात में मौजूद तत्व इनमें से नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन तत्वों में से नाइट्रोजन तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद रहता है। निम्न में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का उत्पादन यहाँ की प्रमुखता है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड में रबर की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में जो उत्तल तल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उसे हम एंटी लाइन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो शुतुद्री। ऑप्शन नंबर डी शुतुद्री सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो इटली की राजधानी रोम जो है यह टाइबर नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर टाइबर टिबर प्रश्न का सही उत्तर है बी। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। यह सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? या इसको हम लाल सड़ांध रोग भी बोलते हैं। लाल सड़ांध रोग में गन्ने का जो होता है कौन से कवक के कारण होता है? तो यह होता है कॉलेट्रोटिचम फॉल्कम। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गन्ने की लाल सड़ांध रोग का कारण कॉलेट्रोटिचम फॉल्कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला सबसे पहला यूरोपीय यात्री हाबिल तस्मान था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है हाबिल तस्मान, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला यूरोपीय यात्री। अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है? भारत में रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल काटी जाती है? तो गेहूं की फसल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रबी के मौसम में गेहूं की फसल मुख्य रूप से काटी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से किस फाइबर का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियां जो होती हैं उसमें किस फाइबर का प्रयोग करते हैं, तो पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आशा पूर्णा देवी जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक अरुंधति राय जी हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी, तो भारतीय संविधान के संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू से जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर ये जो हैं फ्लोरिडा के जल डमरू से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर फ्लोरिडा सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच जो है यह आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। टेलीग्राम के संस्थापक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पावेल ड्यूब्रोव हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूब्रोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। यहाँ पर बांध परियोजना और वो नदी संबंधित परियोजनाओं का नाम है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता ही है हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बनी है, उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में भी इस परियोजना का लाभ है। सलाल परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो सौरमंडल में शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी.आर. अम्बेडकर जी को जाना जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त करते हैं, तो नीले रंग का कांच जो है यह कोबाल्ट ऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को जोड़ती है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है, तो कला और संगीत से संबंधित जो है यह उपवेद है गंधर्व वेद, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी, तो रेने लेनेक ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रेने लेनेक नामक वैज्ञानिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। इनमें से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, तो नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है यह पुणे में स्थित है। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने पर केंद्रित है, तो नीली क्रांति मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है, तो एस्ट्रा नाम की मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो टेस्ट सेट पेपर। आगे की सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए रोज की तरह जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो 100 प्रश्न ये वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों पुस्तक बराक ओबामा की हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पौंडीचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74% थी। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अपने धर्म का प्रचार करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान भारतीय पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है पद की? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में है। सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालाबाई संधि के बाद में जो है प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत लागू हुआ था। वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, भारतीय राज्य कौन सा है जिसमें यह स्थित है? तो वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु राज्य में है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो महेश भूपति भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका संबंध टेनिस खेल से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य के राष्ट्रपति शासन से है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? तो ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है नागालैंड राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में मिला है, इनका संबंध किस क्रांति से है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंगोंग त्योस या पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पेंगोंग झील या पेंगोंग लेक जो है लद्दाख में स्थित है। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट का रूप है जिसे थांग ता मार्शल कहते हैं, और ये थांग ता मार्शल आर्ट जो है किससे संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है।
किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है। इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा शहर जो है यह नील नदी के किनारे स्थित है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें वायलिन बजाने से जुड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठे थे। डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो डकवर्थ लुईस नियम का संबंध जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को मकर संक्रांति का त्यौहार समर्पित है। किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी थी? तो वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ये इतिहास रचा था। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का भारत सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में है? तो गोमतेश्वर का मंदिर जो है यह मंदिर की मूर्ति गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। इनमें से कौन दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में छऊ नृत्य नहीं किया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में संयुक्त रूप से छऊ नृत्य हमें देखने को मिलता है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। निम्न में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। घूम मठ कहाँ पर स्थित है? तो घूम मठ जो है यह दार्जिलिंग में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है? तो सिंधी छम गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर भगवान इंद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध निशानेबाजी से है? तो जीतू राय का संबंध निशानेबाजी से है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी। गोइटर रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो गोइटर रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल के महानतम खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिला था। एम्स्टर्डम में निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना की गई है। कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो चावल जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है।
सेंटिनल सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सेंटिनल जनजाति जो है यह अंडमान द्वीप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो विनिर्माण जो है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? तो सांची स्तूप मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा संबंध किससे नृत्य से हैं? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में होता है? तो रण उत्सव जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को कितने दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत गारंटी युक्त रोजगार जो है 100 दिन का उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन करता है? तो लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 करता है। असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीमद शंकर देव जी को सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो गणगौर उत्सव भारत के राज्य राजस्थान में मनाते हैं। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से रोहन बोपन्ना जो है ये संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितनी है? तो भारत में 8 प्रकार की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। बंगाल में दोहरी शासन नीति किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन नीति लागू की थी। कृष्ण नदी पर निर्मित अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? तो अ सूटेबल बाय उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य से है? तो ब्रिजभूषण काबरा जो है गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य के राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुब्रमण्यम पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। असद अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो असद अली खान जो है रुद्र वीणा वादन करते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किरण देसाई ने लिखी है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 2007 में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप आयोजित हुआ था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्पेशल जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से संघ कॉर्डेट एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर संघ कॉर्डेट के एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण मेढक है। ऑप्शन नंबर मेढक सही उत्तर हो जाएगा। मेढकों की टरटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है? तो मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो घड़ियाल, कछुआ, छिपकली ये सभी संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग के उदाहरण हैं।
संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया, मोर, कबूतर। उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हैं संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग के उदाहरण। अगला प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय जो है वह 3 वैश्मी होते हैं, 3 खंड के होते हैं। संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितने वैश्मी होते हैं? तो पक्षी वर्ग में हृदय जो है 4 वैश्मी होते हैं। पेशी ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर रेखित, हृदय पेशी, अरेखित पेशी, ये सभी पेशी ऊतकों के उदाहरण हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तंत्रिका ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो रुधिराणुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 भाग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का फुल फॉर्म है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते वक्त मनुष्य का लाल रक्त कणिकाओं का जो है 5% कमी हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके लाल रक्त कणिकाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान पर निवास करने वाले विभिन्न समाविष्टियों को जैविक समुदाय कहा जाता है। रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरणों की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? तो रचना और कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों का बना होता है? तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो जलवायुवीय कारक, कार्बनिक पदार्थ, उपरोक्त सभी, यह सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत स्वच्छ है? तो लगभग 2.5 से 3% जल की मात्रा पृथ्वी पर जो उपलब्ध है वह स्वच्छ जल है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभक्त किया गया है? तो 2 उपजगत में विभक्त किया गया है संसार के समस्त जंतु जगत को। निम्न में से कौन संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है? तो साइकन जो है यह संघ पॉरीफेरा का उदाहरण है। निम्न में से कौन संघ सीलेंट्रेटा का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है यह सीलेंट्रेटा का उदाहरण है। निम्न में से प्लेटी हेलमिंथीस का उदाहरण क्या है? तो प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमिंथीस का उदाहरण है। निम्न में से कौन संघ एस्केलमेंथीस का उदाहरण है? तो गोलक्रमी जो है संघ एस्केलम हेलमिंथीस का उदाहरण है। इनमें से कौन संघ एनिलिडा का उदाहरण है? तो जोंक, नेरिस और केंचुआ ये सभी संघ एनिलिडा के उदाहरण हैं। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो तिलचट्टा जो है यह संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। संघ मोलस्का का उदाहरण कौन सा है? तो घोंघा जो है संघ मोलस्का का उदाहरण है।
निम्न में से संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण क्या है? तो समुद्री ऑर्चिन, ब्रिटल स्टार, सितारा मछली, उपरोक्त सभी यह संघ एकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इनमें नलदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है और क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। ये सभी कॉर्डेटा संघ के लक्षण हैं। वैज्ञानिक कुरासावा ने पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज किस साल की थी? तो कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज 1926 में की थी। सही उत्तर हो जाएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो मिलर नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की थी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो लिथॉम नाम के वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया था। निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप कौन सा है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। सही उत्तर हो जाएगा। किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो ट्राउमेटिन नाम के पादप हार्मोन का प्रयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पादप के घाव भर जाते हैं। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? तो यह होता है तंबाकू का मोजेक रोग। राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? तो पोटैटो मोजेक रोग जो है यह चितकबरापन और बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप टेस्ट पेपर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर हमने सीरीज़ के सभी वीडियो ऐड करके रखे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपके लिए 100 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में भी हैं और 100 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में भी हैं जीके जीएस के दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे लिए अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसा लगा है और लाइक ज़रूर करें अगर आपने वीडियो देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज हम आपके लिए 50 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मिक्स जी के हैं। आप अपने हर दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर वीडियो है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं वीडियो का। तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप जो है वह लावनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी में लिखते थे। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में उनकी गुणता के आधार पर अंतर होता है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर दो लगने वाले महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध वास्तुविद ले कार्बूजिया जो है वह किस देश का राष्ट्रिक था? तो ले कार्बूजिया जो है वह फ्रांस देश का राष्ट्रिक था। निम्न में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं? तो यामिनी राय कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाए हुए हैं। निम्न में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो अमीर खुसरो ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। बाकी तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी ये सभी ठुमरी को लोकप्रिय बनाए जाने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहते हैं? तो सालारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं कहाँ पर है? तो गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों को मिलान करना है। कलाकार और उनका कला रूप आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देखें तो जतिन दास जो है यह चित्रकारी से संबंध है। परवीन सुल्ताना जी जो हैं हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतीय गायक हैं। और उसके बाद देखा जाए तो हम प्रदोष दास गुप्ता जी की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता जी मूर्ति कला से संबंधित हैं। और उस्ताद विलायत खान जो है यह सितार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो यहाँ पर टेम्पलेट जो है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट यह एक बिना तार का वाद्य यंत्र है। सितार या सहतारा का जनक इनमें से किसे समझा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार या सहतारा का जनक समझा जाता है। निम्न में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर या बहरा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बीथोवन। एलबी नाम के संगीतकार बधिर या बहरे कलाकार थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो किशनगढ़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। कलाकार और कला रूप आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर पन्नालाल घोष जी जो हैं यह बांसुरी बजाते हैं। फिर पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं यह हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन जी जो हैं यह चित्रकला के क्षेत्र में संबंधित हैं। और मधुरानी मरी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से मधुरानी मड़ी अय्यर जी जो हैं यह कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। माफ़ करिएगा, ये बांसुरी वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो आन भारत में निर्मित पहला रंगीन चलचित्र है। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है और आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं यह सरोद वादक हैं। हेमा मालिनी जी जो हैं भरतनाट्यम, और बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो यह काम 1927 में करना प्रारंभ किया था। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गुजरात राज्य में गरबा नृत्य प्रचलित है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पर हुआ है? तो केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो यहाँ पर मयूरभंज का छाव नृत्य जो है युद्ध संबंधी नृत्य है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार राज्य में लोकप्रिय है लोक चित्रकला मधुबनी। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका विशेष प्रलेखों में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें क्लिप कला के नाम से जानते हैं। निम्न में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो संतूर एक तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किस काल में विकसित हुई है? तो कुषाण काल में गंधार कला विकसित हुई है। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो यह ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहली बोलती फिल्म जो है आलामारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्ता पाणिग्रही जो है यह ओडिसी से संबंधित हैं। एम गोपाल कृष्ण अय्यर जी जो हैं वायलिन से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर जी जो हैं सितार से संबंधित हैं। और पाल घाटमणि अय्यर जी जो हैं मृदंगम से संबंधित हैं। निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े बनाना है। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थॉमस एल फ्रीडमैन जो हैं यह संबंधित है पत्रकारिता से। जुबिन मेहता जो है संगीत से संबंधित हैं। इस्मत चुगतई जी जो हैं यह साहित्य से संबंधित हैं। और जैमिनी राय जो हैं चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाकार और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाना है। यहाँ पर भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमृता शेरगिल जी चित्रकार हैं। टी स्वामी नाथ पिल्ले जी जो हैं यह बांसुरी वादक हैं। कला मंडलम कृष्णन जी जो हैं ये कथकली से संबंधित हैं। और पद्म सुब्रमण्यम जी जो हैं यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान है लखनऊ। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत शैली से सुविख्यात हैं। निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। सही जोड़े का मिलान करना है, लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है? तो यहाँ पर हीर गीत जो है कहाँ पर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हीर गीत जो है यह उत्तर प्रदेश का है।
हीर गीत जो है पंजाब का है। फिर आपका भटियाली जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हीर गीत जो है पंजाब से है और भटियाली गीत जो है यह आपका बंगाल से है, गरबा गुजरात से है और रास उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु दिगंबर पुलत्स्कर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। निम्न में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर नादस्वरम सुशिर वाद्य यंत्र है। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार तानसेन सम्मान प्रदान करती है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो इन्होंने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। मल्लिकाई साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो यह शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ रहे हैं। ये रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का मिक्स वीडियो है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओमान के लेखक हैं जोका लार्थी। इन्होंने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर पुरस्कार, जो कि इंटरनेशनल पुरस्कार है, इसको जीता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडी नाम का इनका उपन्यास था, जिनके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल मिला था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में ऑप्शन नंबर अकबर सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130 नंबर पर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर ग्रेस मुरे हॉपर, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेस मुरे हॉपर ने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व का मतलब होता है कम स्थान पर ज़्यादा लोगों का रहना, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिहार प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी रचना से होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से वह चट्टान है ऑप्शन नंबर शैल। शैल इनमें से वह रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्टी की रचना यानी कि बैंडिंग से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में कौन सा है? तो सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता क्रम में परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने यह चैंपियनशिप लगातार 5वीं बार जीती थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो पंचायतों का गठन जो है ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम है और अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने निर्णय करने की शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः किसके द्वारा
उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स उपस्थित होते थे और ट्रांजिस्टर के उपयोग के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिला युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने रोहिला को हराया था। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावक बल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है रोज रिंग तोता है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट वाला जो है वह जीता था? तो 2019 का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था सयाजी रत्न पुरस्कार से। निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच से विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो 2019 के रिकॉर्ड तक अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर इस श्रेणी में नंबर 1 पर हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो ऑप्शन नंबर नैयार नदी जो है राज्य की सबसे बड़ी दक्षिणावर्ती नदी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत में इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर जी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जानी जाती हैं। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो अफजल खान को मारा गया था। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। 2019 में पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? तो सौरभ कोठारी को पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो महाकवि कालिदास जी ने मालती माधवा को नहीं लिखा है। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शिखर धवन खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया। 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 2019 में जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश का संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तन निम्न में से कौन है? तो क्लॉड शैनॉन के द्वारा बाइनरी प्रोग्रामिंग और बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक माना जाता है या इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल जनित बीमारी कंठमाला रोग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। मई 2019 निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा जी ने। कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में पूर्वांचल पर्वत स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच में दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं।
चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का एक रूप है जिसे एक नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों ने चलाया है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल स्क्रॉल्स कला जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रमुख कला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है अत्यधिक तरल निधि को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 177 नंबर पर था। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई जो है वह पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ए.के. सिकरी को यह पद प्रदान किया गया था। अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन में छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया, शपथ दिलाई गई? तो छठवें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के पौधों को ये करते हुए पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।